नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। इस समय जब विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो सीधे आम जनजीवन जो है, आम लोगों का जो जीवन है उसको प्रभावित करता है, उनके लिए वो मुद्दे जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि उनका जो जीवन है वो सीधे-सीधे उससे प्रभावित हो जाता है, उसका असर पड़ता है उनके जीवन पर, उनके सामाजिक स्थिति पर, उनके रहन-सहन पर, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, इस तरीके से तमाम जो है वो प्रभाव डालता है। अब विपक्ष के ये जो मुद्दे हैं लगातार राहुल गांधी उन मुद्दों को उठाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहीं इसके बाद अगर हम राहुल गांधी के बाद वाले पंक्ति की बात करें, तो इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो फिलहाल बहुत रेयर मुद्दों पर चल रहे हैं, बहुत सामान्य मुद्दों पर और बहुत ही चुनिंदा मुद्दों पर वो बात करते हुए देखे जाते हैं। अब ये कोई स्ट्रेटजी है या फिर राहुल गांधी के मुद्दों को बाकी के नेता उठा नहीं पा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन या उन दलों की कमी है? कैसे इसको देखा जाए? इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तमाम सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की चुनौती हो या वर्तमान समय में सत्ताधारी दल की तरफ से जिस तरीके की नीतियां अपनाई गई हैं विपक्ष को घेरने के लिए, उनके नेताओं को घेरने के लिए। इसके अलावा पूर्ण बहुमत जो 272 का आंकड़ा है उसको उस तक पहुंचने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, इस पर बात होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतबजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सत्ता की बात करें उसके पहले जरा हम विपक्ष की बात कर लेते हैं, फिर सत्ता की तरफ चलेंगे, आंकड़ों की तरफ चलेंगे, 272 को कैसे पूरा किया जाएगा उस पर बात होगी। पहले जरा हम विपक्ष की बात कर लें। इंडिया अलायंस को लोगों ने ठीक से समर्थन दिया, जनमत उनके लिए कहा जाए तो काफी कुछ अचीव उन्होंने किया, भले ही वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन क्या इससे इंडिया गठबंधन की चुनौतियां और ज्यादा नहीं बढ़ी हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है उसको आप कैसे देख रहे हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसके अलावा जो अभी दिक्कतें, जिस तरीके की दिक्कतें अभी शुरू हुई हैं, उनसे कैसे निपटेगा इंडिया गठबंधन? क्या कुछ स्थितियां लग रही हैं आपको? नमस्कार राम प्रकाश राय जी, आपने गहन मुद्दा उठाया जिसमें आपने ये बात की कि इंडिया गठबंधन की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र के मुद्दे पर और संविधान के मुद्दे पर जब बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने खासकर ये कहा कि अब की बार 400 पार, तो लोगों को ये लगा कि ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ देश का संविधान बदल जाए, देश की कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए। तो लोगों में ये चिंता बढ़ी और बीजेपी ने कहीं अंडरस्टिमेट किया हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को, ये सोच के कि भी ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये तो पढ़े लिखे वकील या पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ही समझ सकते हैं, पब्लिक को तो सिर्फ राशन और पानी से मतलब है। अगर 80 करोड़ लोगों का लाभार्थी वर्ग हमने खड़ा कर दिया है और 11 करोड़ नल पे जल दे दिए हैं, या हमने 13 करोड़ स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू टॉयलेट्स बना के दे दिए हैं, हालांकि वो फिगर्स भी जो है काफी कंट्रोवर्शियल हैं क्योंकि उस पर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी का कोई डेटा नहीं है जो कह सके कि जो सरकार कह रही है उन्होंने किया। सरकार तो हमेशा अपने आंकड़े देती है, पर उस सरकार को प्रत्यक्ष क्या है ये पता करने के लिए बहुत सारी एजेंसियों को काम करना पड़ता है, जो कि इस दौर में आपको पता है कि डेटा निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी एजेंसियों का काम जो है एक तरीके से ठप पड़ा है। तो जब ये बातें आती हैं कि सरकार जो है वो लाभार्थी वर्ग क्रिएट करेगी और ये लाभार्थी वर्ग उनको मदद करेगा आगे वोट देने में, तो ये लोकसभा इलेक्शन 2024 में ये क्लियर हो गया कि लाभार्थी वर्ग बनाने से आप अपने आप को, अपने सिंहासन को मजबूत करके या उसको परमानेंट सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों को आपको सक्षम करना पड़ेगा कि वो अपनी कमाई खुद करे। कोई देखिए, कोई कटोरा लेके राशन लेके खुश नहीं है, उसको काम चाहिए, वो काम करना चाहता है, वो अपने स्वाभिमान की रोटी कमाना चाहता है, पर इस सरकार ने उस स्वाभिमान से काम करने के लिए लोगों को तैयार नहीं किया। अगर आप एजुकेशन में भी ले लें तो बहुत सारी चीजें, प्राइमरी एजुकेशन का डेटा उठा ले तो वहां भी कमी आई, लोगों को नौकरियां नहीं मिली। टेक्निकल एजुकेशन में, मुद्रा योजना में जितने लोन दिए गए वो आज तक नहीं पता लगा कि वो लोन किनको दिए गए और वो लोन जो है बट्टे खाते में चले गए। और सह रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई। लोग जब कोविड लॉकडाउन के बाद आपको ध्यान होगा, एनएसओ का एक डेटा आया है जिसने ये बताया कि 2015-16 से लेकर 2021-22 तक और 22-23 तक करीब 38 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुए। उसमें यह भी बताया गया कि करीब 86 लाख लोग जो हैं वो खाली मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर में वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि जब फैक्ट्रियां बंद हो गई और वो जब छोटी यूनिट्स प्रोडक्शन करती हैं, वैल्यू एडिशन करती हैं और वो बड़े फैक्ट्रियों को सामान प्रोवाइड करती हैं, तो एक वैल्यू चेन खत्म हो गई। और वैल्यू चेन खत्म होने से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान नहीं हुआ, सर्विस इंडस्ट्री और ट्रेड में भी नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे हम 2018-19 में थे, 2023-24 में भी हम वापस नहीं आ पाए हैं। फूड इन्फ्लेशन ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई है। कोविड के बाद से 4% प्लस माइनस 2% का जो टारगेट आरबीआई का था, उसमें फूड इन्फ्लेशन 11% पे रहा है, सीरियल फूड इन्फ्लेशन 9% पे रहा है, सीरियल इन्फ्लेशन 11% पे रहा है, जो कि 40% बास्केट बनाता है हमारे और आपके रोज के खर्चों के, क्योंकि जब हम खरीदारी करते हैं तो हमारे बजट। लेकिन सरकार तो महंगाई को कहीं मान ही नहीं रही है, वो तो कह रही कहीं महंगाई है ही नहीं। अभी देखिए, वो उत्तर महंगाई प्रदेश तो के कृषि मंत्री का बयान आया था, जिस तरीके से वो बता रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी उसको सुना होगा, बहुत वायरल वीडियो था सूर्य प्रताप शाही जी ने, जिसमें कहा कि दाल तो 100 रुपए किलो बिक रही है, दाल 100 रुपए से ज्यादा कहीं बिकी नहीं रही है। देखिए, अगर दाल 100 रुपए किलो, कहीं चने की दाल 100 रुपए किलो बिक रही है, तो अरहर की दाल 180 रुपए किलो बिक रही है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में केंद्रीय भंडार में जो आटा 27 रुपए किलो मिलता था, वो आटा वहां से गायब हो गया है। वो जियो मार्ट में 330 रुपए की बोरी मिल रही 10 किलो की। और अगर आप रिटेल में आटा खरीदने जाएं तो 35 से 40 रुपए। आपके लखनऊ में भी आप देख लीजिएगा, रिटेल बाजार आपका 35 से 40 रुपए किलो आटा है। किसान को क्या मिलता है? किसान को मिलता है 2700 रुपए एमएसपी, वो भी नहीं मिलती है। एमएसपी पे सोर्सिंग सिर्फ एफसीआई करती है, और मैक्सिमम सोर्सिंग उसकी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में होती है। बाकी आटा जो है 23 रुपए किलो किसान जो है गेहूं बेचता है, वो चक्की पे जाता है, वही आटा 37-38 रुपए 40 रुपए बिकता है। तो आप समझ लीजिए वैल्यू चेन में किसान कहाँ खड़ा है, और जो बीच का व्यापारी है वो कहाँ खड़ा है, और जो एंड कंज्यूमर है, वो किसान को तो 1 रुपए टमाटर का रेट नहीं मिल रहा है, पर खरीदार को 50-60 रुपए देने पड़ रहे हैं। बारिश का मौसम है, आप देख लीजिएगा प्याज के रेट कहां से कहां पहुंच जाएंगे। नासिक की मंडी से जब प्याज निकलता था जून और मई और जून में, अप्रैल में जब उसकी हार्वेस्ट आती है, तो उसके बाद प्याज का रेट हमेशा 10 रुपए 15 रुपए होलसेल बाजार में होता था। इस बार होलसेल बाजार में 25-30 रुपए से नीचे प्याज का रेट गया नहीं है। आज भी प्याज जो है आंख के आंसू रुला रहा है, 40 रुपए 50 रुपए रेट जो है प्याज का है। तो ये जो होलसेल इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन है, सीरियल इन्फ्लेशन है, सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करता है। 40% बजट, अगर मेरी पॉकेट में अगर 100 रुपए है, उसका 40 रुपया मैं अपने खाद के सामान में खर्च करता हूं, बच्चों के सीरियल्स में, दूध में खर्च करता हूं, तो उसका जब इन्फ्लेशन 11% बढ़ जाता है, तो मेरा बजट हमेशा इधर से उधर हो जाता है, तहस से महस हो जाता है। उज्ज्वला योजना में इन्होंने 9 करोड़ सिलेंडर तो बांटे, पर उसकी गैस रिफिल नहीं कर पाए। ये सब मामले अभी भी लंबित मामले हैं। एमएसपी का मामला लंबित मामला है। श्रमिकों की 40 दिन की दिहाड़ी भी पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ रही है, और दिहाड़ी का रेट 260 रुपए भी नहीं है, जबकि 400 रुपए दिहाड़ी रेट होना चाहिए आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से। जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, 2019 से पहले जो जीडीपी थी, वो 7%, 6.5% पे ग्रो कर रही थी। अब जीडीपी का रेट क्या है? 5.5% है। ये आंकड़ा 5.9% बताते हैं, पर 5.9% पे ग्रोथ पे भी अगर आप इन्फ्लेशन लें, तो रियल ग्रोथ तो हमारी 3.5% से नीचे है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने देखा जीएसटी का जिस तरीके से बात की जाती है, कि जीएसटी देखिए, मार्च के महीने, आपको याद होगा इलेक्शन से 1 महीना पहले अप्रैल में एक बहुत बड़ा ऐड आया जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, कि देखिए अप्रैल के महीने में हमने 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी इकट्ठा किया, मतलब 90% ग्रोथ हो गई। जो 1.25 लाख करोड़ होती थी 2 साल पहले अप्रैल में, वो 1.5 हुई और 1.5 से 2 हो गई। पर डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले में पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी उसी दौरान? 2017 और 2022-23 का अगर आप आंकड़ा ले, तो पर कैपिटा इनकम मात्र 40% बढ़ी, और उसमें लोअर 50% की जो पर कैपिटा इनकम है, वो मात्र 20% बढ़ी है। और उसी का सबसे बड़ा फूड बास्केट, और उसी को राशन जो है खुले में भी महंगा पड़ता है, क्योंकि उस पर भी जीएसटी लग गया है। तो जब जीएसटी खाद्य पदार्थों पे लगता है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका लोअर डाउन द पिरामिड 50% को होता है। और देश की 22% संपदा जो है वो टॉप 10% पे है। उसमें भी अगर उसका आंकड़ा टॉप 1% का निकालेंगे, तो टॉप 1% जो है उसके 80% के हकदार आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से जब वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी, आपके अनइन्फॉर्मल सेक्टर देश के 11 करोड़ जॉब्स को सपोर्ट जो कर रहा था, वो आज आंकड़ा 3.5-4 करोड़ पे जाके बैठ गया है। मतलब 6 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में बेरोजगार हो गए हैं। और वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जिसके पास कोई काम नहीं है, वो घर में 4 बीघा खेत है, 2 बीघे की खेती एक भाई कर रहा है, तो 2 बीघे की खेती एक भाई कर रहा है, या कोई पशुपालन में चला गया है, या कोई छोटा मोटा ड्राइवरी का काम कर रहा है, कोई उबर की गाड़ी चला रहा है। मतलब कहने का है, ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। ये उनके
स्किल के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्किल इंडिया का क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर इंडिया का जो टाइगर था, वो शेर था, जो इतना बड़ा शेर था कि मेक इन इंडिया करेंगे, वो मेक इन इंडिया का टाइगर कहां गया? आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। हम रशिया के पास जाते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। राफेल के विमानों में जो सौदा हुआ 386 मिलियन यूरो का, आपने खुद ही कहा था कि उसमें 10-12 हजार करोड़ रुपए का घपला है। अब देखिए मैनुअल की सरकार जो है अल्पमत में चली गई है, वहां का जो पॉपुलर फ्रंट है 188 सीटें लेके आ गया है। मान लीजिए कल को इंक्वायरी खुलती है इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ राफेल मामले में वहां की सुप्रीम कोर्ट में, तो जब ये पता लगेगा कि यहाँ पे कमीशनबाजी हुई है, तो फिर मोदी जी कहाँ अपना मुंह दिखाएंगे? तो ये बहुत सारी लेकिन चीजें हैं जो एनडीए गठबंधन को परेशान कर रही हैं। एनडीए गठबंधन का अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित ही नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फिर भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। कोई एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित ही नहीं हुआ है। वो करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की जो दिक्कत अब सामने आ रही है कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? अभय मुद्रा दिखा के ये कहा कि ये है कि डरो मत, हिंसा मत करो, यही कहा ना उन्होंने। और जो हिंसा की बात करते हैं, जो असत्य की बात करते हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो सिर्फ बांटो और राज करो है। मुस्लिम हिंदू एजेंडा राम मंदिर के साथ खत्म हो चुका है, अब उसको दोबारा आप खड़ा नहीं कर सकते। पर बात यह भी आ जाती है कि ऑपोजिशन के कितने लीडर्स इस समय राहुल गांधी के साथ खड़े हैं इस बात को एंडोर्स करने के लिए। स्टेट लेवल पर, जिले लेवल पर कितने लोग सड़क पर उतर आए हैं जिन्होंने ये कहा कि बिल्कुल राहुल गांधी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ये हिंदुत्व की राजनीति देश के लिए सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। ये देश को सिर्फ बांटने का काम करती है और देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम करती है। जो राजनीति है उस राजनीति को डेवलपमेंट की राजनीति होना चाहिए। और राहुल गांधी ने उसमें एक और सार्थक कदम उठाया जब कल उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के मामले में कोई भी कोई अपशब्द ना बोले, और जो बोलेगा उस पर, अगर वो हमारी पार्टी का होगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसका वजह यह है कि हम सिर्फ छीटाकशी की बात कर रहे हैं और इसका सारा दारोमदार और इसका सारा जो एजेंडा है वो मोदी जी का खड़ा किया हुआ है। कि मतलब इमरजेंसी के नाम पे कांग्रेस को लताड़ना, कांग्रेस को देश की कांग्रेस की विधवा कहना, और चौधरी रेणु चौधरी को सूप नखा कहना। और जब वो अपने मुंह से बातें करते हैं तो मतलब आप समझिए कि ऐसा लगता है कि कोई अनएजुकेटेड आदमी बोल रहा है। पर राहुल गांधी जब बोलते हैं तो वो अपनी बात को पूरे तरीके से कहते हैं हमें शिष्टाचार में रह के हमें सकारात्मक राजनीति करनी है, जिसकी आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। पर अभी भी आप देखिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में उन्होंने क्या किया, 6 कांग्रेस के एमएलए को क्रॉस वोटिंग करवाई इन्होंने 4 कांग्रेस एमएलए को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे की शिवसेना से क्रॉस वोटिंग कराई। ठीक है, आप 2 सीटें जीतने थे, आप 9 सीटें जीत गए। एमएलसी की सीटें कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। पब्लिक में जब आप इलेक्शन करने जाएंगे तो आपको पता है कि कांग्रेस के पास बीजेपी से ज्यादा सीटें आई महाराष्ट्र। आने वाले असेंबली इलेक्शन में वही मैंडेट जो है वो फिर से देखने को मिलेगा। पर ये वाहवाही कर रहे हैं कि देखिए एमएलसी इलेक्शन में 9 सीटें जीत गए, इसका मतलब है कि लोकसभा इलेक्शन में जो फायदा हुआ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को वो हमने निल कर दिया। पर वो ये रियलाइज नहीं करते कि जो आप लेकिन लेकिन सर अभी जो उपचुनाव हुए हैं 7 राज्यों के 13 सीटों पर, वहां तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बाकी तो सारी सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास हैं। तो ऐसे में ये चीज तो इंडिया गठबंधन पे भी, एनडीए गठबंधन पे भी लागू होती है भाई, क्योंकि जो आप किसी तरीके से मैंडेट आ भी गए थे, अब जब जनता ने देख लिया कि नहीं नहीं अभी भी आप सत्ता से बाहर नहीं हुए हैं, तो आपको आपके साथ इस तरीके से कर रही है जनता, आपको 1 सीट दे रही है। जहां तक जनाधार का बात है, पब्लिक मैंडेट इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मैंडेट था, अदानी अंबानी के खिलाफ मैंडेट था, संविधान के बदलने के खिलाफ मैंडेट था, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैंडेट था। तो 240 सीटें तभी आई। अब 240 सीटों में बहुत सारे लोगों का, पोल पंडितों का ये भी कहना है कि 30-40 सीटें जो है इनकी जो है वो साम दाम दंड भेद करके और ईवीएम की गड़बड़ी से और लोकल प्रशासन की गड़बड़ी से किया। जहां कम मार्जिन थे, 2000, 4000, 6000 वोटों का मार्जिन था, उसमें रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया। चलिए हम मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत, तो देखिए जब युद्ध होता है तो थोड़ी बहुत गड़बड़े तो होती हैं, तो उसमें भी हुई होंगी। पर अब उनके पास 240 सीटें हैं। 32 सीटों पर वो इस समय अल्पमत की सरकार में खड़े हैं। 32 एमएलए का टीडीपी और जेडीयू का उनको समर्थन प्राप्त है। पर एक बात और चल पड़ी है, जेडीयू के 11 एमपी को दल बदल करने की पूरी कवायद की जा रही है अमित शाह द्वारा। तो अगर वो 11 एमपी वहां से वो जेडीयू से निकाल लेते हैं, जेडीयू को तोड़ देते हैं, तो उनका अगला ऑपरेशन लोटस, ये ऑपरेशन लोटस तो आज से नहीं, ये 4 जून से शुरू हो गया था जब इनकी 240 सीटें आई थी। इनको पता था कि 32 सीटें लेके आनी है, क्योंकि गठबंधन की सरकारें चलाना जानते नहीं भाई। जिसको
साइकिल चलानी नहीं आती हो, मोटरसाइकिल कैसे चला लेगा? सीधी सी बात ये है। तो अब है क्या, इनको आदत है मेजोरिटी में रह के कार चलाने की, तो उसके लिए ये साम दाम दंड भेद सब कुछ करेंगे। इनको कोई शर्म नहीं, इनको कोई पब्लिक के मैंडेट से मतलब नहीं। यूपी के इलेक्शन में भी मान लीजिए अगर ये हार भी जाते हैं तब भी ये टस से मस नहीं होगी, कहेंगे उत्तर प्रदेश से हमें क्या लेना देना, योगी जी की सरकार है, योगी जैसे मर्जी चलाए, हम तो कह रहे थे हमारे हिसाब से चलो, नहीं चल रहे तो जो करना करें। अब जैसे अमित शाह को धक्का लगा यूपी में, आपने खुद ही देख लिया इलेक्शन में 42 सीटों पर, तो अमित शाह फिर ये भी कोई चाहेंगे कि योगी महाराज जो है वो यूपी में वापस ना आए, तो उनके इलेक्शन में भी वो कोशिश करेंगे कि गलत हो किस तरीके से, व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। तो ये तो इनके पार्टी में एक तरीके से आप समझिए कि सबसे बड़ा उसका उदाहरण मैं आपको पेश करूं कि इन्होंने अभी तक अपने संसदीय दल की मीटिंग नहीं करी। जब इलेक्शन में गए थे तो बीजेपी इलेक्शन में गई थी, जब वापस आई तो वो एनडीए हो गई, और एनडीए की पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग बुला के इन्होंने सर्वसम्मति से नेता चुन लिया मोदी जी को, और मोदी जी फटाफट जाके प्रेसिडेंट से चिट्ठी ले आए और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण भी हो गया। आप मुझे बात बताइए, बीजेपी की संसदीय दल ने नेता क्या चुना अपना? जब मोदी जी की अपनी अल्मा माटर पार्टी बीजेपी से उनको संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया तो किस मुंह से वो प्रधानमंत्री बने? सडनली वो एनडीए की बैसाखियों पे खड़े हो गए। तो ये तो उनकी कमजोरी है मोदी जी की, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो अगर कोई पार्टी ऐसी आ जाए जो उसके पास मेजोरिटी हो तो वो उसमें भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है। कि जिस तरीके के उन्होंने काम किए हैं, उनको अपनी जान बचाने के लिए कोई भी सहारा मिलेगा तो वो उसको लेंगे, तो वो वही कर रहे हैं। तो मर्यादा तो पॉलिटिक्स में बची नहीं है। सर सरकार तो चल रही है, मोदी जो चाह रहे हैं जिस तरीके से वो भाई कयास लगाए जा रहे थे, किसी ने बार्गेन नहीं किया, चाहे वो मंत्री किसी मंत्री पद के लिए हो या लोकसभा स्पीकर के लिए, तमाम जो भी बातें कही जा रही थी सब जो है वो बेकार साबित हुई, और सारी चीजें भाजपा कह लें या मोदी जी कह लें उनके हिसाब से तय हुई। अब जब सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं कि आप सीएमपी की बात कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, क्या जरूरत है फिर? आखिर जब सरकार तो आराम से चल रही है, साथ ही तोड़फोड़ की भी जरूरत क्यों है भाजपा को? क्यों 272 के आंकड़े का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए जरूरी है? जब सरकार स्मूथली चल रही है, सारी चीजें अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से हो रही हैं, तो वो तोड़फोड़ क्यों करेंगे? क्यों जरूरी है उनके लिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पैकेज मांग रहे हैं। पैकेज क्या है? अमरावती का स्टेट कैपिटल बनना है, पिछले 20 सालों से वो बन नहीं पाया। इरिगेशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। रिफाइनरी के लिए एक बीपीसीएल की रिफाइनरी की उन्होंने मंजूरी दी है। उसके अलावा वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होनी है। कलेक्शन वहां है नहीं, स्टेट का ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है। बहुत सारे एरियाज में डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट नाम की बिल्कुल कोई चीज नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहां लोगों को इनकम सपोर्ट की भी जरूरत है। तो कम से कम 40,000 करोड़ का पैकेज तो उनको इमीडिएट चाहिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स उनको 1 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। अब डिपेंड ये करता है कि मोदी क्या वो पैकेज दे पाते हैं आंध्र प्रदेश को, पहली बात ये हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, कोलिशन पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी थे, उन्हीं का स्पीकर था। यही सेम प्रॉब्लम नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ के जब बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाई थी तो उनको कुछ प्रोमिस किए गए थे। मोदी साहब खुद अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ का जो है अनुदान वो दिया जाना चाहिए बिहार को, क्योंकि बिहार को पैसे की जरूरत है। पर सेंटर के पास पैसा नहीं है देने के लिए। सेंटर ने अभी तक कोई अनुदान बिहार के लिए या कोई टीडीपी के लिए अभी तक नहीं दिया है आंध्र प्रदेश के लिए। और बिहार की जहां तक बात है, अगर उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है डेवलपमेंट के लिए, और 1.25 लाख करोड़ रुपए उनको जो प्रॉमिस कर चुके हैं बिहार को, उसमें अगर आकलन किया जाए तो मेरे ख्याल 20,000 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं हुआ होगा। तो फिर जब ये पैसा वो नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? वो पार्टी को तोड़ेंगे। भाई बात तो यही है ना कि अगर आपको गठबंधन के नियम अनुसार चलना है, या गठबंधन की जो मान्यता है, गठबंधन की जो एक जो रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप मीट नहीं करेंगे तो फिर आप रूल्स तोड़ेंगे। अगर आप रूल्स तोड़ेंगे तो फिर आप बेशरम हो जाएंगे। जब आप बेशरम हो जाएंगे तो आप पार्टियों को तोड़ देंगे। फिर महाराष्ट्र में उनको पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत थी शिवसेना की? शिवसेना ने क्या किया? अपना 2 साल 2.5 साल का सीएम बनाया, और उसके बाद जब बीजेपी की बारी आई तो उनकी आपस में ठनबन हो गई। वो उन्होंने जो गठबंधन की मर्यादा थी उसका पालन नहीं किया, तो बीजेपी ने कहा ठीक है हम आपकी पार्टी तोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से जब सेंटर में बीजेपी मोदी जी के अंडर अगर एनडीए गठबंधन की मर्यादा का पालन नहीं करेगी, और जो प्रोमिसेस उन्होंने बिहार और टीडीपी को किए हैं आंध्र प्रदेश के लिए उनको मीट नहीं करेगी, तो जाहिर तौर से बात है कि टीडीपी को और जेडीयू को भी सोचना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ऑपरेशन लोटस उन्होंने बिहार में शुरू किया तो क्या नीतीश कुमार चुपचाप बैठे रह जाएंगे? तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आ रही हैं।
मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बिल्कुल वैसे ही है जो 2024 के इलेक्शन से पहले थी। अमित शाह साहब का भी वही है। आपने देखा अभी महाराष्ट्र की सरकार ने एक लेजिस्लेटिव पास किया, उसमें ये कहा कि अर्बन नक्सल उसको माना जाएगा जिसके घर पे कुछ किताबें भी मिल जाएं, कुछ रिसाले भी मिल जाएं, उसमें भी अर्बन नक्सल उसको माना जाएगा। और आपने देखा किस तरीके से दो पब्लिक जो हमारे यहाँ के अरुंधति रॉय हैं और 2-3 लोग और हैं जो पब्लिक वॉइस है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ यूएपीए की कार्रवाई करने के लिए यहाँ के गवर्नर ने, एलजी ने जो है परमिशन भी दे दी। अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दे दी, पर सीबीआई के केस में फिर उनको 24 जुलाई तक के लिए मुत्तविल कर दिया, अरेस्ट कर लिया, जेल में रख लिया। तो जब इस तरीके की बातें होती है तो ये नजर आता है कि मुझे लगता नहीं कि ये सरकार इस जनादेश के बाद कुछ सीखी है इससे, या कुछ चेंजेस लेके आ रही है अपने कंडक्ट में, अपने काम करने के तरीके में। वो सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी में है। वे देखिए, शेर बूढ़ा हो जाता है पर शिकार करना नहीं भूलता। तो जहां देखेगा कि कोई मेमना उसके पास सामने आ रहा है और वो ये सोच के बैठा है कि शेर उस पर अटैक नहीं करेगा, तो मेमने को अटैक करके खा जाएगा। तो ये एक, आप समझिए कि एक तरीके से वुंडेड लायन है जो बैठा हुआ है, जिसकी आदत ही शिकार करने की है। और जहां उसको मौका मिलेगा वो पार्टियों को तोड़ के जनादेश जो पब्लिक का है उसका मैंडेट का जो है रिस्पेक्ट ना रखते हुए, उसका विश्वास न रखते हुए पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे। और जैसे ही ये करेंगे ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और राहुल गांधी जो इसमें कर रहे हैं, लोगों को जो उन्होंने पहले अभिभाषण में ये बताया कि भाई ये हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू की राजनीति नहीं, आप हिंदू नहीं है। आरएसएस जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है वो हिंदू का एजेंडा नहीं है। बीजेपी जो कहती है वो 100% हिंदूज को रिप्रेजेंट नहीं करती, या प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो 100% हिंदूज की बात नहीं करते। तो ये उनका एक फाउंडेशन पे आरएसएस और बीजेपी के अटैक है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे वो स्टैलिन हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, इनको एक स्वर में इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब कोई ऐसी बात करता है तो ऑपोजिशन का दायित्व बन जाता है उनको सपोर्ट करने का। तो अभी बात सिर्फ कांग्रेस और इंडिया अलायंस की नहीं हो रही है। इस समय कमजोर एनडीए है, इंडिया अलायंस मजबूत है, उसको और मजबूती से काम करना है। और जाहिर तौर पे अगर वो इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, अगर स्टेट्स में, अब जैसे हरियाणा में किसान सम्मान यात्रा शुरू होने वाली है, कांग्रेस ने उसकी पहल की है क्योंकि वहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही मेन दो प्रमुख पार्टीज हैं और इलेक्शन आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का इतना वहां पे जोर नहीं है, तो उन्होंने किसान सम्मान यात्राएं जिला वाइज निकालने के लिए 8 अगस्त से 5 अगस्त से जो है वो आदेश दे दिया है। उधर हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि शंभू बॉर्डर और जो खनौरी बॉर्डर जो बंद है, इसका रास्ता खोलिए। सरकार का काम है सड़कों को मैनेज करना, उनको बंद करना नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी याचिका पे जो है वो आपके वहां के जज साहब ने कह दिया है कि इसको भी करना चाहिए। वो किसानों का काम है प्रोटेस्ट करना, वो जाएंगे दिल्ली, प्रोटेस्ट करके आएंगे, अपनी बात कहेंगे। जो प्रोमिसेस मोदी सरकार ने, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने 9 दिसंबर 2021 में किए थे, उनको पूरा करना उनका दायित्व बनता है। तो डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात करना अलाउड है, आप किसी को सेंसर नहीं कर सकते। और यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं कि समन्वय की राजनीति होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए। आपस में छीटाकशी, लड़ाई या पर्सनल अटैक से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जी राम प्रकाश जी, निश्चित तौर पे। और अभी तक का जो इतिहास रहा है भाजपा का, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इस तरीके के मुद्दों पर ही वो काम करेंगे। और तोड़-फोड़ की राजनीति में वो पहले से ही लगातार करते आ रहे हैं। कई सारी सरकारें गिराई गई, कई सारे दल तोड़े गए। तो ये सारी चीजें जो है लोग भी ये मान रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में कितने समय तक ये एनडीए गठबंधन चल पाता है और कितने समय तक एनडीए की ये सत्ता, जैसा आप कह रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आतम जी सर, इस महत्वपूर्ण इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।